प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपके सामने दो चीज़ों के ऊपर बात करना चाहता हूं। जो पहली बात करूंगा वो आपके सामने जो करंट हमारे यहाँ मॉरल कोलैप्स हो रहा है सियासत के नाम पर, जो करंटली कुछ मैं ये कहूँगा बीमार जहनीत सियासी और उसके साथ कुछ बीमार जहनीत सहाफ़ती मिलकर इस मुल्क की मॉरल कोलैप्स की तरफ जा रही है, उसके ऊपर पहले बात करूंगा। उसके साथ साथ उसके बाद मैं आपके सामने इकॉनमी की कुछ अहम चीज़ें शेयर करूंगा। जो प्राइस हाइक है, इन्फ्लेशन है, कीमतों में इजाफा है जिससे अवाम तकलीफ में है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं बात आपसे करना चाहता हूं वो ये है कि आपने देखा कि इस मुल्क में बहुत कुछ हुआ, लेकिन पिछले 3-4 महीनों से लगातार एक कैंपेन बिल्ड करने की कोशिश की गई। सबसे पहले ये बात मफरूर नवाज शरीफ साहब ने लंदन से की, उसके पीछे ये बात उनके भाई शहबाज शरीफ ने की, उसके पीछे ये बात मरियम सफदर ने बहुत दफ़ा की, और उसके पीछे फिर ये बात जो है वो आपके सामने है कि वो किस तरीके से मरियम सफदर साहबा के जो बहुत ही क्लोज कनेक्शन में लोग हैं, जिनकी दिन रात उनसे टेलीफोन पे बात होती है, इतनी दफ़ा दिन में बात होती है जितनी दफ़ा हमारे पीछे बैठे हुए भाई जो हैं वो अपने बच्चों के साथ नहीं बात करते होंगे, या मेरे साथ नहीं उतनी बार बात करते होंगे। बल्कि एक तो उनमें मोहतरमा हैं जो बड़े आर्टिकल लिखती हैं, उनकी एक एक दिन में मरियम सफदर साहबा से 53 बार बात होती है किसी एक दिन में, 53 पता नहीं ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਗੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜੂਆਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਏਡੀਆਂ ਗੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਏਡੀਆਂ ਗੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। बहरहाल मुख्तसर बात यहां पर यह है कि ये जो एक इखलाकी गिरावट का मामला है, इस पे बात करना बहुत जरूरी है और हम इस पे बात करेंगे। इसको बहुत ज्यादा इग्नोर किया गया सिर्फ इसलिए कि ये बातें इसका जवाब देते भी अच्छे नहीं लगे। इतनी गिरी हुई बात है कि इसका जवाब देने को भी दिल नहीं करता। खातून अव्वल के ऊपर बार बार हमला किया जाता है, ये सोचे बगैर। आपको इमरान खान साहब अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, आप उनसे सियासत कीजिए। आपको इमरान खान साहब की फैमिली अच्छी लगती है, बुरी लगती है, आप दिल में बुग़्ज़ रखिए। बट इस माशरे की कुछ इखलाकियात हैं। मसलन शहबाज शरीफ साहब की बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं, मुझे उनके नाम तक नहीं याद। मुझे नहीं पता उनमें से कोई मलाज शरीफ में जाती हैं, मुझे नहीं पता किसी दरबार पे जाती हैं, मस्जिद पे जाती हैं। मेरी बहनें हैं, जो भी करती होंगी ठीक करती होंगी। नवाज शरीफ साहब की मरियम साहबा के अलावा भी एक बेटी हैं, मुझे उनके नाम का भी पूरा नहीं पता। वो हमारे लिए एहतराम की जगह पे हैं, हम कभी उनके बारे में बात नहीं करते। मोहतरमा कलसूम नवाज साहबा, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, इवन उन्होंने सियासत में भी हिस्सा लिया, उसके बावजूद कोई एक स्टेटमेंट उनकी जात के ऊपर, उनके कंडक्ट के ऊपर, उनके कैरेक्टर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दिखा दी जाए। जब फर्स्ट लेडी के ऊपर बात की जाती है तो ये सबसे पहले आपको समझना होगा कि वो इमरान खान साहब की बीवी होने से पहले वो इस कौम की बेटी हैं। उसके बाद आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वो एक मां हैं, उनके बच्चे हैं, उनके आगे बच्चों के भी बच्चे हैं। जब आप उनकी तहकीर करते हैं तो उन बच्चों पे, उनके नवासे नवासियों पे क्या गुजरती होगी। कोई आपकी नानी, आपकी दादी, आपकी वालदा की तहकीर करे, मैं तमाम आप लोगों से पूछता हूं, मेरी बहनें भी बैठी हैं, कोई आपकी वालदा की तहकीर करे तो आपको कैसा महसूस होगा। छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए इमरान खान साहब को, फर्स्ट लेडी को साइड पे रखिए, उनके ओहदे को साइड पे रखिए। मेरा सिर्फ आपसे सवाल है कि क्या आप सबकी, अभी मिलाद शरीफ में हमने एक कवाली का एहतमाम किया था, कुछ दोस्त आए थे, कि आप रिपोर्टर सबको, मैंने ये नहीं कहा था कि अगर आप अकेले आओ तो जितनों दी मर्जी आओ, मैंने कोई परवाह नहीं है, पर अगर आपकी फैमिली साथ आए तो मुझे बताइएगा, मैं आपको खुद आके लेके जाऊंगा। कहा था कि नहीं? क्योंकि आपकी मां मेरी मां है, आपकी बहन मेरी बहन है, आपकी बीवी मेरी बहन है। सो ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो ये भूल जाया जाता है कि फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी सबसे पहले पाकिस्तान की बेटी हैं, उसके बाद वो एक मां है,
उसके बाद वो एक बीवी हैं, और अगर आपके पास कोई सबूत है आसमा शिराजी साहबा, अगर आपके पास कोई किसी किस्म का सबूत है, जो आप इल्जामात लगाती हैं उनके बारे में, किसी की इन्वॉल्वमेंट के बारे में आपके पास सबूत है, तो आपको पूरा हक है खबर करने का। मैं इस पनाह में नहीं जाऊंगा कि वो हाउस लेडी हैं, आप उन पे खबर नहीं करें, बिल्कुल करें। आप इस मुद्दे पे करना चाहती, इस पे भी करें अगर आपके पास सबूत है तो। लेकिन खुदारा, आप अपनी ख्वाहिशात के घोड़ों के ऊपर बिठा के चीजें आप खबरें कर देते हैं, और बीबीसी जैसा आला इदारा आपको वो खबर करने देता है। उनका एडिटोरियल बोर्ड सोया हुआ था जब वो एक खातून की तहकीर कर रही हैं। मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता, आप गूगल कर लीजिए कि जब आप एक खातून को ऐसे कहते तो आप क्या कहना चाह रहे होते हैं उसके बारे में। आप गाली दे रहे हैं उसे। तो क्या हमारे यहां खवातीन को गाली देने का रवाज आ चुका है, जो घर में बैठी हुई हैं, जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है? मुझे यह समझ नहीं कि बीबीसी ने वो आर्टिकल कैसे छापा, लेकिन एक समझ जरूर आ रही है, एक समझ जरूर आ रही है। यह सब कुछ उस दिन होता है, उस दिन के आगे पीछे होता है, जिस दिन पूरे मुल्क में आकाए दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में सब झूम रहे होते हैं। जिस दिन वजीर आजम, उनका अहले खाना, तमाम पूरे खुशो खुजू के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर नजराना अकीदत पेश कर रहे होते हैं जिन दिनों में, उन दिनों में एक फॉरेन मीडिया के चैनल के ऊपर ये मुगल्लजात जो हैं वो लिखे जाते हैं। मैं दोबारा दावत देता हूं आसमा शिराजी को, तो आप टेलीविजन पे भी ये शो करें, आप स्टोरी भी लिखें, आपको ये सबूत देना पड़ेगा। बकरे कटने के, जादू टोना, पता नहीं आप क्या कुछ लिखते हैं। आपके पास किसी के बारे में भी सबूत है, आपका पूरा हक है स्टोरी करने का। आप तो कल को कुछ और कह देंगे, आप किसी के बारे में कह देंगे फलां बंदा घर में बैठा यूरेनियम इनरिच कर रहा है, फलां एटम बम बना रहा है, फलां ने जिन रखे हुए हैं, फलां ने चुड़ैलें रखी हुई हैं। अब तो कुछ भी कह देंगे। आप किसी को कहेंगे किसी का कारोबार ये कि वो चर्च के सिगरेट भर के घर से बाहर बेचता है, आप तो इसका मतलब किसी पे जो आपको हवाई आए बात आप कह दें। तो पहली बात तो ये है कि इस कॉन्टेक्स्ट को देखना पड़ेगा। 12 रबीउल अव्वल, मिलाद शरीफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आमद के दिन, जश्न का दिन, पूरी की पूरी कमिटमेंट और कंटेनमेंट के साथ प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली का उस दिन को मनाना, और एन उसी टाइम के ऊपर ये आर्टिकल लिखे जाने। पहली बात ये। दूसरी, मैंने कह दिया अगर कोई प्रूफ है तो बताइए। तीसरी बात, प्राइम मिनिस्टर मिठाई के डब्बे दे के किसी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। प्राइम मिनिस्टर लोगों के घुटनों को हाथ लगा के प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। आप सबने कवर किया हुआ है इस प्राइम मिनिस्टर को, जब वो बारिशों में, आंधियों में खड़े होकर वो शख्स तकरीर किया करता था। आपने उसे कंटेनर पे सोते हुए कवर किया हुआ है। आपने उसके नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान के मार्च कवर किए हुए हैं। गली गली, करिया करिया वो शख्स मेहनत करके प्राइम मिनिस्टर बना, अवाम के वोट से बना। उसके बाद वो जो भी फैसला करते हैं, जो फैसला भी प्राइम मिनिस्टर करते हैं, उसमें से कभी एन का लफ्ज ढूंढा जाता है, कभी फे का लफ्ज ढूंढा जाता है। एक शख्स जो एक सिक्का बंद पॉलिटिशियन है आजाद कश्मीर के अंदर, पहली दफा पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, पहले भी पॉलिटिक्स करता रहा है, शरीफ आदमी है, वो वजीर आजम बना। मुल्क के 3 बड़े अखबारों ने लिखा। मैं हैरान हूं इनके एडिटर्स के ऊपर, कहां सो जाते हैं, क्यों नहीं पढ़ते? सहाफत उस टाइम कहां छुट्टी पे होती है? सहाफत उस टाइम क्यों सोई होती है जब लोगों की माओ बहनों को गालियां दी जाती हैं? उसके बाद तो मजहर अब्बास साहब और फहद हुसैन साहब और मेहर बुखारी साहब, आई स्टैंड विद आसमा शिराजी। और भाई पहले पता कर लो वो किधर खड़ी है। क्या आप सब गालियां देने के साथ खड़े हैं? आप हमारे भाई हैं, हमने मिलकर काम करना है, लेकिन क्या आप सब गालियां देने के साथ खड़े हैं? ये कौन सी सहाफत है? ओ जी वापस गाली दी जाती है। आप मुझे एक बात बताइए, आप यहां सहाफत करते, मैं आपको गाली दूंगा, गांव में बैठा आपका ताए का बेटा, उसको नहीं पता कि वापस जवाब कैसे देना है। मैं आपको गाली दूंगा, वो वापस आपको मुझे गाली देगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं होगा। जब
प्राइम मिनिस्टर उसकी फैमिली को आप गालियां देंगे तो फिर सोशल मीडिया के ऊपर लोग रिएक्ट करेंगे और आप फिर उसका लबादा लेके ये कहेंगे आई स्टैंड विद दैट पर्सन। भाई क्यों आप गाली लिखते हैं? क्या खत्म हो गया सब कुछ आपके पास? बस इतनी सहाफत थी आपकी, यही औकात थी आपकी सारी की सारी। कोई स्कैंडल नहीं मिला आपको प्राइम मिनिस्टर पे 3 साल में, तो आपको जिन, चुड़ैलें, टूने, सुइयां। वो एक हमारा भाई तो पहुंच गया प्राइम मिनिस्टर के घर से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर, उसे दरख्तों के ऊपर लाल जो है ना वो कपड़े बंधे नजर आ गए। अब मैं क्या कहूं उसे? इस बात का मैं क्या जवाब दूं उस बंदे को? ये मजे का खेस बातें हैं, ये गालियां देने के मदरातिब है। अपने ऊपर रहम करें, अपनी परवरिश पे रहम करें। आपकी वालदा को आपके ऊपर, आप लोग जब ये हरकतें करते हैं, आपके वालदैन को आपके ऊपर शर्म आती होगी, क्योंकि यकीनन उन्होंने आपको यह नहीं सिखाया होगा कि घर बैठी औरतों के बारे में गाली गलोच करें आप। जो डिसीजन किया जाता है, जो डिसीजन प्राइम मिनिस्टर करते हैं, वो आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन है, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब का डिसीजन है, वो ओन अब्बास बप्पी का डिसीजन है बैतुल माल में जाने का, वो उस्मान डार को लगाने का है। और भाई ऐन कहां से निकालोगे इस्लाम से? ऐन से उमर है, ऐन से उस्मान है, ऐन से अली है। अब एक मुस्लिम कल्चर से ऐन कहां से बाहर निकाल दोगे? कोई तो ऐन वाला होगा। जो लगता है वो ऐन से आया है, और अगर ऐन कहीं मिस हो जाए तो फिर इनके गले में फे फंस जाता है। असल बात यह कि आपके गले में इमरान खान फंसा हुआ है, और आपको उर्दू के सारे हिज्जे फंसने आपके गले में इंशाल्लाह। ये शीन से शहबाज बैठा हुआ है, इससे भी आपको बड़ी तकलीफ है। तो आपको तमाम हिज्जे आपके फंसेंगे गले में। आप ना सिर्फ ऐन फंसेगा, फे फंसेगा, शीन फंसेगा, बाकी और बहुत कुछ फंसेगा आपके, क्योंकि आपको अब वो माल नहीं बनता। आपको एक नोटिस आया था, एक मोहतरमा से मैं पूछता हूं एफबीआर का, तो आप किसी और घर जाके वहां से आपने नोटिस वापस करवाया था, जो कि मैं एफबीआर से कहता हूं दोबारा दें। मोहतरमा से पूछें ये F8 के अंदर इतना बड़ा घर कहां से आया था, जवाब दें इसका। सीडीए में अपने भाई साहब की नौकरी का जवाब भी दें, जवाब इन चीजों के दें। सियासत इधर करें, उम्रे और हजों के जवाब दें। कल परसों आप मुझे ताना दे रही थी कि आप सियासी माल पे पलते। अल्लाह का शुक्र है नहीं पलता, लेकिन मैं तो चले अगर पलूं भी तो सियासी पोजीशन के ऊपर हूं, एक हुकूमती पोजीशन के ऊपर हूं। मेरा तो प्रेरोगेटिव होगा रियासत से कुछ लेना। पहली बात मैं नहीं लेता, लेकिन लूं भी तो। आप किस चक्कर में लेते थे? रियासत दादी है आपकी, उस हिसाब से आप किस चक्कर में हज और उम्रे करते थे रियासत से? आप 11F सीट के ऊपर किस चक्कर में बैठते थे? तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि यह गाली गलोच सहाफत नहीं है, और कोई इस सहाफत के साथ, मेरा आपसे जाती क्या वेंडेटा है? आप मेरे लिए मोहतरम है, मेरी बहन की तरह हैं आप, मेरे से बड़ी हैं, मेरे लिए इज्जत और एहतराम की जगह हैं आप। मैंने आप पे कभी कोई जाती तबर्रा किया हो, हमारी पार्टी के किसी और शख्स ने किया हो, सो आपको इन तमाम चीजों का जवाब देना पड़ना है। आप सिर्फ और सिर्फ एक शख्स के हर फैसले को, हमें पता है ये पूरी एक ऑर्केस्ट्रेट एक कैंपेन है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के हर फैसले को क्रिटिसाइज करने के लिए, अवाम को कंफ्यूज करने के लिए, यह बताने के लिए कि यह फैसले किसी मंतक के साथ नहीं करते। यह फैसले तो किसी इल्मे नजूम के सिलसिले में होते हैं। कोई तोते रखे हुए हैं जो फाल निकालते हैं, कोई बकरे कटते हैं, कोई सुइयां चबोई जाती हैं, ताकि आप उस पूरे के पूरे गवर्नेंस सिस्टम के ऊपर जो अवाम का एतमाद है उसको शेकी कर दें। क्योंकि यह एक बहुत ही अहम काम होता है जब रियासत फैसले करती है। तो मैं दोबारा, जो मिडल में खड़े लोग हैं, मजहर अब्बास साहब जैसे, फहद हुसैन साहब जैसे, दूसरे तमाम सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं, मैं आपसे दस्त बदस्त, आपका छोटा भाई होने की नाते से मैं आपको धमकी नहीं दे रहा, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आपका भाई होने के नाते दस्त बदस्त आपसे मिन्नत समाजत कर रहा हूं, इस गाली गलोच के माइंडसेट के साथ प्लीज बराए मेहरबानी मत खड़े होइए। अगर यह शुरू किया तो फिर घर में बैठी कोई किसी की बहन, बेटी, बीवी महफूज नहीं होगी। सियासत करनी, मैं सामने बैठा हूं, इमरान खान साहब बैठे हैं, पूरी काबीना बैठी है। अब मुझे बताएं, मुझे तो नहीं पता। जियो टीवी में मेरे जितने भी बड़े दोस्त हैं, ARY में जितने भी बड़े दोस्त हैं, मैं समा में, हम में, उनकी बेगमात क्या करती हैं, हमारी बहनें हैं,
وہ کوئی کسی دربار پہ جاتی ہیں نہیں جاتی، میرا کیا لینا دینا اس بات سے؟ ہاں میں ان سے بات کرتا ہوں، چینل کے اوپر کھل کے بات کرتا ہوں جب اختلاف ہوتا ہے۔ تو پرائم منسٹر عمران خان کے فیصلوں کے اوپر تنقید کیجئے، سیاسی تنقید کیجئے، گالی گلوچ مت کیجئے، یہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ جب آپ گالی گلوچ کریں گے تو آپ کو جواب آئے گا۔ اور 12 ربیع الاول جیسے دن مت چنیے، مت چنیے ایسے دن کہ جس دن آپ کو پتا ہو کہ ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عبادت کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جادوگر ہیں، ہم عبادت نہیں کر رہے، ہم جادو کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے مذہب پہ ایک قسم کا حملہ کر رہے ہیں۔ آپ کو اس سے، اس شر سے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے، سیاست کریں۔ اگر فرسٹ لیڈی نے، پرائم منسٹر عمران خان نے کوئی کام غلط کیا، آپ کے پاس ثبوت ہے، ضرور سٹوری کیجئے۔ میں 10 دفعہ کہوں گا، بھلے وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں پھر بھی سٹوری کیجئے، لیکن اپنی اس طرح کی خواہشات کے اوپر مغلظات مت لکھیے، اس سے تکلیف پہنچتی ہے، صرف مجھے نہیں، ہماری پارٹی کو نہیں، گھر میں بیٹھی ہر ماں، ہر بہن، ہر بیوی کو یہ تکلیف پہنچتی ہے جب آپ خواتین کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہو۔ آپ سے واپس ہم سوال پوچھ لیں تو آپ ہراس ہو جاتی ہیں۔ اور دوسری بات، میں جو پاکستان کی تمام ایسی خواتین ہیں جن کو اللہ نے مقام دیا ہے، یہاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں کچھ ہماری بہنیں، جو دوسری ہماری بہنیں جن کو اللہ نے مقام دیا ان کی ایفرٹس کے ساتھ، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ دے شوڈ سپیک اپ، اس مسوجنی کے خلاف دے شوڈ سپیک اپ، اس گنڈا گردی کے خلاف دے شوڈ سپیک اپ۔ یہ جو مریم صفدر کا بنایا ہوا شریانتر ہے، اور وہ اپنے چند 2 صحافیوں کے تھرو یہ اس طریقے کا شر پھیلا رہی ہیں، ایسی خواتین جن کو اللہ نے عزت دی ہے، جن کو احترام دیا ہے، وہ صحافت میں بھی ہیں، وہ وکلا کی برادری میں بھی ہیں، وہ جوڈیشری میں بھی ہیں، وہ گھروں میں بھی بیٹھی ہیں، وہ تمام ہماری خواتین جو ہے، میں ان سے کہوں گا وہ سوشل میڈیا پہ دے شوڈ سپیک اپ۔ سیاست کو سیاست رہنے دیں، اس گن تک نہ لے کے جائیں، پہلی بات۔ دوسری بات میں آپ سے کرنا چاہتا تھا، آج کل پرائس ہائیک پہ بہت بات کی جاتی ہے، میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو، سب سے پہلے، کیا مہنگائی نہیں ہوئی؟ بالکل ہوئی ہے۔ کیا مہنگائی سے عوام نہیں تنگ؟ بالکل تنگ ہے۔ کوئی دیوانہ ہوگا، کوئی بیوقوف ہوگا جو کہے گا نہیں ہوا۔ آپ کو لگتا ہے ہم ان کی طرح کے جھوٹے ہیں جو پہلے یہاں بیٹھے ہوتے تھے کہ یہاں سفید جھوٹ بولیں گے کہ کوئی مہنگائی نہیں ہوئی؟ بالکل ہوئی ہے۔ یہاں سفید کہیں گے ہم نے دودھ کی نہریں بہا دی ہیں، نہیں، بالکل نہیں بہہ رہی۔ لیکن کیا صرف پاکستان میں مہنگائی ہوئی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے۔ کیا پاکستان میں پوری دنیا جتنی مہنگائی ہوئی ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا پاکستان میں دنیا سے آدھی مہنگائی ہوئی ہے؟ جی تقریباً آدھی سے بھی کم مہنگائی ہوئی ہے۔ پیٹرول پوری دنیا میں 113% بڑھا ہے۔ پوری دنیا کے اندر پیٹرول کی قیمتوں میں تقریباً 113% اضافہ ہوا ہے، اور پاکستان میں کتنا ہوا ہے؟ 17%۔ اب مہنگائی تو ہوئی ہے 17%، بالکل تیل بڑھا ہے، لیکن 1 منٹ کے لیے زیوم کریں کہ اگر ہمارے پاس سپیس نہ ہوتی اور وہ 113% بڑھانا پڑتا تو ہماری کیا سچویشن ہوتی؟ پوری دنیا کے اندر گیس 101% اس میں اضافہ ہوا ہے۔ میں LNG وغیرہ کی بات کر رہا ہوں، جو دوسری گیس ہے پائپ والی، وہ تو بڑی نہیں 2019 سے، آپ کو پتا اس کا ریٹ تو وہی ہے، اور وہ خطے میں سب سے سستی گیس مل رہی ہے لوگوں کو یہاں پہ۔ لیکن جو LNG ہے وہ پوری دنیا میں 101% بڑھی ہے، پاکستان میں اس کی قیمت ابھی تک صرف 17% بڑھی ہے۔ پوری دنیا میں خوردنی تیل، کھانے کا تیل جو ہم سارا امپورٹ کرتے ہیں، ہمارے ہاں نہیں ہوتا، وہ 48% بڑھا ہے، ہمارے ہاں وہ 38% بڑھا ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں اگر آپ دنیا میں لے لیں تو ان کی پرائسز بہت زیادہ بڑی ہیں، لیکن پاکستان میں پوری کوشش کی حکومت نے، کیونکہ حکومت کو ادراک ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ پس جائے گا، تو ہم اپنے تائیں پوری کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کچھ چیزیں کرونا کی وجہ سے، کچھ چیزیں پوری دنیا میں جو خراب ہو رہی ہیں، اس میں میں آپ کے ساتھ یہ اگری کرتا ہوں کہ کچھ مصیبتیں آ رہی ہیں جن کو ویسے شاید آپ کی جو عوام کی خواہشیں ہیں اس کے مطابق وہ وہاں پر نہیں روکی جا سکی، لیکن حکومت عمران خان کی موجودگی میں دن رات کوشش کر رہی ہے، ہمیں اس کا ادراک ہے، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔
आपकी एक्सपोर्ट पहली दफा 30 बिलियन को क्रॉस करने जा रही है इंशाअल्लाह। आपकी रेमिटेंसेस और आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं, ये मिला के 50 बिलियन से ज्यादा नहीं होती थी कभी भी। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से पहली दफा 68 से 70 अरब के करीब हम ये पहुंच रहे हैं। जो पढ़ा लिखा शख्स है, जो इकोनॉमी को समझता है, उसे पता है कि ये दो बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेटर हैं, अच्छे दिन आने की उम्मीद है, हम अच्छाई की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जारी बात है, ग्लोबल इन्फ्लेशन है, 36 साल का महंगाई का रिकॉर्ड टूटा है चाइना के अंदर, 30 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है अमेरिका और यूरोप के अंदर। आपकी करेंसी फ्लक्चुएट हुई है, तो जितनी फ्लक्चुएट आपकी करेंसी हुई है, बर्तानिया का पाउंड भी उतना ही फ्लक्चुएट हुआ है। 11%, 13% आप हुए, 11% वो हुए। यहां पर कहा जाता है डॉलर रुपया सस्ता हो गया, डॉलर महंगा हो गया। आप पाउंड स्टर्लिंग को देखें, 11% है उसकी फ्लक्चुएशन, 13% हमारी है। डॉलर को देखें, जो कदरे स्टेबिलिटी थी, 6% उसकी है। सो पूरी दुनिया इस महंगाई के कोरोना की वजह से तूफान में है। जो एक कंटेनर चाइना से जाता था और उसका किराया $4000 होता था, ये बहुत सारी चीजें कंटेनर्स के अंदर ही आती हैं ना जो आप खरीदते हैं, जो $4000 का कंटेनर था, आज चाइना से उसका किराया $28000 है। 4000 वाला किराया 28000, जो फ्रेट है। मतलब आपने कहीं से घी खरीदा है, दाल खरीदी है, तो उसे किसी चीज में रख के लाना है ना आपने पाकिस्तान में। वो जो फ्रेट है, वो जो किराया है एक जगह से दूसरी जगह लाने का, वो 4000 से चाइना से 28000 पे पहुंच गया है। और दूसरी दुनिया की जो जगहों से फ्रेट है, वो भी दुगने से ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, आने वाले दिनों में दुनिया में, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी कोशिश कर रहे हैं यहां प्रोटेक्ट करने की, लेकिन दुनिया में और अभी चंद महीने और महंगाई होगी। कोरोना के इफेक्ट पूरी दुनिया अभी फेस कर रही है और करने पड़ेंगे। अभी प्रेसिडेंट बाइडेन ने, अमेरिका के अंदर जो बंदरगाहें हैं वो सुबह 6 से 8 बजे तक काम करती हैं। अभी प्रेसिडेंट बाइडेन ने वहां इंस्ट्रक्शन दिया कि 24 घंटे काम किया जाए, क्योंकि वहां पर कंटेनर वेसल आके लगे, वो खाली नहीं हो रहे जहाज जो हैं, ताकि वो वापस जाएं और माल उठा के लाएं। पूरी दुनिया की सप्लाई चेन चोक हो गई थी, जिसकी वजह से आज हमें ये कीमतों के अंदर इतनी फ्लक्चुएशन नजर आ रही है। आईएमएफ ने कहा था कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो 2.1% होगी। फिर उन्होंने हमारे कहने पे नहीं, खुद से रिवाइज किया ये कि ये 3.94 होगी। इंशाल्लाह ये 4 से ऊपर होगी, आप देखेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, आप टैक्स कब देते हैं? आप तनख्वाह पे टैक्स देते हैं? आप टैक्स तभी देते हैं जब आप कुछ कमाते हैं। मुल्क के अंदर जो टैक्स कलेक्शन में ग्रोथ हुई है वो 45% to 68% हुई है। इसका मतलब लोगों की कमाई बढ़ रही है। अब यह जरूरी नहीं कि सारे लोगों की कमाई बढ़ रही है। आपके जिम्मेदार की कमाई बढ़ी, अल्लाह का शुक्र है। 1200 अरब अजाफी एग्रीकल्चर में गया, इस दफा फिर जाएगा। बंपर क्रॉप्स आ रही हैं, पूरा पैसा दिलवाएगा इमरान खान फिर जिम्मेदार को। नहीं लुटने देंगे ना गन्ने के ऊपर, ना गंदम के ऊपर, ना चावल के ऊपर, नहीं लुटने देंगे दोबारा। किसान को फिर अजाफी पैसा जाएगा। लेकिन जब किसान उस अजाफी पैसे से मोटरसाइकिल खरीदेगा, ट्रैक्टर खरीदेगा, किसान वॉशिंग मशीन खरीदेगा, ज्यादातर वो चीजें या इंपोर्ट होती हैं या उसमें इस्तेमाल होने वाला सामान पाकिस्तान में इंपोर्ट होता है, वो इंपोर्ट होगा, आपके रुपए पे प्रेशर आएगा। तो ये इकोनॉमिक्स के असूल हैं। आपका ट्रेड और इन्फ्लेशन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। पिछले दिनों मैंने अपने उधर फैसलाबाद दे विच अपने देसी भरावां नूं समझाउण लई एक सादा मिसाल दी सी, उहदे उत्ते लोकी मजाक बना रहे सन। सो आपकी जो इन्फ्लेशन और आपका ट्रेड है, इनका चोली दामन का साथ है। आपको यह भी देखना पड़ेगा, मैंने जैसे आपको कहा कि जो प्राइसेस मैंने आपको बताई कि जो एवरेज कोल की प्राइस थी पिछले क्वार्टर में, ये मैं लास्ट क्वार्टर जो मीन आखिरी 3 महीने थे पिछले साल के, कोई मैं 10 साल पुरानी बात नहीं कर रहा, वो तकरीबन $167
اس کی پرائس تھی، اور اس سے پچھلے سال صرف $52 تھی۔ اب انرجی ساری کول سے بنتی ہے، آپ کو پتا زیادہ تر جگہوں پر LNG کول یہی چیزیں یوز ہوتی ہیں۔ چائنا میں اس دفعہ بہت ساری جگہوں پر شاید الیکٹریسٹی نہیں ہوگی، ان کو ری راؤٹ کرنے پڑ رہے ہیں اپنے ریسورسز، انرجی نہیں مل پا رہی لوگوں کو۔ لیکن آپ کو ایک اور آخری بات بتا دوں، اس کے بعد میں کوئی اور بات کرتا ہوں، کہ پوری دنیا میں پرائسز بہت اوپر ہیں۔ اگر یہاں عمران خان کی جگہ نواز شریف بیٹھا ہوتا، آصف زرداری بیٹھا ہوتا، کیا یہی ہونا تھا؟ نہیں، یہ نہیں ہونا تھا۔ آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، پہلی بات تو ان کے زمانے میں ایکسپورٹ بڑھنی نہیں تھی، پہلی بات تو اتنے ریمیٹنس نہیں آنے تھے، 2 4 حکومتیں کر کے چلے گئے ہوں نا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ توفیق اللہ نے عمران خان کو دینی تھی۔ لیکن اگر ایسا ہوتا بھی تو اس ٹائم ہسٹری کے ہائیسٹ ریزروز ہیں ہمارے اسٹیٹ بینک میں۔ اس ٹائم ہمیں وہ قوالی سننی چاہیے، لگیاں نے موجاں تے ہن لائی رکھی سونیاں، اور ڈالر نکال نکال پھینکنے چاہیے عوام پہ، سبسڈی دینی چاہیے، کوئی 8-10 ارب ڈالر خرچ کر دینا چاہیے، ڈالر کو بھی آرٹیفیشل نیچے لے آنا چاہیے، 4 دن میں آ جائے گا۔ پرائسز پہ بھی سبسڈی دینی چاہیے، وہ بھی نیچے آ جائیں گی۔ لیکن ساڑھے پیو دا پیسہ نہیں ہے، پچھلی حکومتیں یہ کرتی رہی ہیں۔ آخری سال آپ کی موجیں کروائیں، جعلی موجیں، کیونکہ بعد میں قرضہ آپ نے دینا ہے، وہ الیکشن جیتیں، اگلی دفعہ آ کے بیٹھ کے پھر ٹیکس لگا کے آپ میں سے نکالیں وہ۔ لیکن عمران خان یہ نہیں کرے گا، دوسرے حکمران یہ کرتے رہے ہیں۔ ہماری آنکھ اگلے الیکشن پہ نہیں ہے، ہماری آنکھ اگلی جنریشن کے مستقبل پہ ہے۔ پاگل نہیں ہیں ہم، ہمیں پتا ہے ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں، تو سب سے آسان کام ہے۔ وہ جو ریزروز پڑے ہوئے ہیں ان کو نکالیں اور آپ پہ خرچ کر دیں، اور جب اگلی دفعہ الیکشن جیت کے آئیں تو پھر دوبارہ آپ پہ ٹیکس لگا کے ان کو بلڈ کریں، یا قرضے لے لیں۔ تو کس نے پے کرنے وہ قرضے؟ ہم نے کرنے ہیں، آپ سب نے ہمارے ساتھ مل کے کرنے ہیں، پوری پاکستانی قوم نے کرنے ہیں۔ اس لیے جھوٹ اور فراڈ میں مت آئیے، یہ مشکل وقت ہے پوری دنیا کے اوپر۔ ہمیں کسی حکومت کا برا بھلا سننے کو دل نہیں کرتا، کس کا دل نہیں؟ آپ جب رپورٹنگ کرتے کیا چاہتے ہوتے ہیں؟ آپ عباس شبیر صاحب جب رپورٹنگ کرتے ہیں تو کیا چاہتے ہیں؟ کوئی انسان بھی جو پبلک لائف میں وہ کیا چاہتا ہے؟ عزت اور احترام چاہتا ہے۔ سب سے پہلے وہ چاہتا ہے لوگ ستائش کریں اس کی۔ ماسلو کی ہیرارکی آف نیڈز میں یہ بڑی امپورٹنٹ نیڈ ہے آپ کی۔ تو کیا حکومت کو اچھا نہیں لگے گا عوام ساری تالیاں بجائے بہت اچھی حکومت ہے؟ ہم کیوں کریٹیسائز دیں؟ لیکن کئی دفعہ والدین کو اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے مشکل فیصلے لینے پڑتے ہیں، جو بچوں کو اس ٹائم برے لگ رہے ہوتے ہیں، وہ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن لانگ رن میں وہ یاد کرتے ہیں کہ وہ اچھا فیصلہ تھا۔ اسی طرح ریاست جو ہوتی ہے وہ آپ کے پیرنٹس کی طرح ہوتی ہے۔ جو آپ کا وزیر اعظم ہوتا ہے وہ آپ کی قوم کا سربراہ ہوتا ہے، اس نے مشکل فیصلے تو لینے ہیں، لیکن ایسے فیصلے نہیں لینے جو آج تو آپ کو آسانی لگے، آپ کو 5 روپے کوئی چیز سستی ملے، اور کل کو اس پہ جو آپ سود دیں اور ساتھ قرضہ دیں جس کی وجہ سے آج وہ 5 روپے سستی ہو، کل آپ کو 15 روپے دینے پڑے، تو وہ بھی تو آپ ہی نے دینے ہیں۔ اس لیے حکومت بہت ہی احتیاط کے ساتھ چل رہی ہے۔ آخری بات، انشاءاللہ جو ہمارا طبقہ اس ٹائم تنخواہ دار طبقہ اصل میں پس رہا ہے انفلیشن سے، کیونکہ گاؤں میں بھی تھوڑی آسودگی آئی ہے، بزنس مین بھی ٹھیک ہے معاف کیجیے گا۔ اسد عمر صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے، جو انرجی کی انکریز ہو رہی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے فیکٹری زیادہ چل رہی ہیں، پروڈکشن زیادہ ہو رہی ہے، گاؤں کی آپ کو پہلے ہی پروڈکشن، تو تنخواہ دار طبقہ پس رہا ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ ود ان ویکس پرائم منسٹر ایک نیا پروگرام لے کے آ رہے ہیں جس میں ہم آپ کو ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے۔ جو غریب آدمی جس کی تنخواہ کم ہے اس کو ڈائریکٹ کیش دیں گے، جیسے احساس کا کیش ملتا ہے ایسے اسے ایک کارڈ ملے گا، وہ اپنے اس کارڈ سے جا کے کریانے کی دکانیں، یوٹیلیٹی سٹور نہیں بلکہ کریانے کی دکانوں کو اپنا آؤٹ لیٹ بنائیں گے، اس کریانے کی دکان پہ جا کے آپ سستی چینی، سستا گھی، سستا آٹا خرید سکیں گے۔ ہم آپ کو وہ پیسے دیں گے تاکہ آپ کو مہنگائی محسوس نہ ہو، لیکن یہ بھی نہ ہو کہ جیسے پنجاب نے پچھلے سال میں 80 ارب آٹے پہ سبسڈی دی، وہ سبسڈی والا آٹا آپ کے چینل کے اونر نے بھی کھایا، میں نے بھی کھایا، شہباز شریف نے بھی کھایا، آپ نے بھی کھایا، آپ کے پی این نے بھی کھایا۔ سب کو نہیں سستا چاہیے،
जो अमीर आदमी वो अफोर्ड कर सकता है गरीब को ज्यादा प्रोटेक्ट करने की, तो टारगेटेड सब्सिडी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लेके आ रहे हैं इन चीजों के लिए। और हमारी पूरी कोशिश है कि जो पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम एक तूफान बरपा है महंगाई का, उससे जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों के अंदर लेके बचाती है, ये एहसान नहीं हम कर रहे, रियासत की ये जिम्मेदारी है कि इस टाइम हम अपनी कौम को अपने परों में लेकर रियासत इसको महफूज रखें। लेकिन यकीन कीजिए रियासत पूरी कोशिश कर रही है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पूरी कोशिश कर रहा है, अवेयर है। ये जो ठग चोर झूठे लुटेरे हैं ये पहले इधर ही थे ना सारे, अगर कुछ कर सकते तो कर लेते। आपके सवाल आज आदिल निजामी साहब आम न्यूज से। अच्छा तो सर ये बताइएगा कि एक जो खातून एडिटर की जानिब से कॉलम लिखा गया है खातून अमल के हवाले से, इस हवाले से उन्हीं से तकाजा करेंगे कि वो सबूत सामने लाएं कि आप भी कोर्ट से रजू करने का इरादा रखते हैं। सेकेंडली थोड़ा सा क्योंकि आप हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान है, आज फॉरेन मिनिस्टर जो है वो अफगानिस्तान के दौरे पर गए हुए हैं, क्या बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान ने तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लिया? अच्छा देखिए, जो आपका दूसरा सवाल है उसका तो क्विक आंसर दे दूं कि मैं फॉरेन ऑफिस का अपना स्पोक्स पर्सन है, मैं प्राइम मिनिस्टर का तर्जुमान हूं, इसलिए मैं इज्तनाब करता हूं। जो फॉरेन ऑफिस की बात है वो फॉरेन ऑफिस को करनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास वो इल्म नहीं होता, तो वो आपको फॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग में ये जवाब मिलेगा यकीनन, जो आप सवाल पूछ रहे हैं मेरे पास उसका जवाब नहीं है। दूसरी बात जो आपने तकाजा किया, तो वो मैंने यहां फॉर्मली तकाजा कर दिया, उनके पास कोई सबूत है तो उनको लाना चाहिए। ये तो आप सब ने सहाफत सीखी हुई, आप माशाल्लाह वो वाले सहाफ़ी हैं जो अपना जूता तोड़ के सहाफ़ी बने, मीन चल चल के आपने चीजें कवर की। आप एक जगह डेस्क पे बैठ के स्टोरी नहीं कर रहे, आप अभी इधर हैं, मुझे पता आधे घंटे बाद कुछ और हो रहा होगा, यही चेहरे मुझे वहां नजर आ रहे होने, कल सुबह कहीं और कुछ हो रहा होगा, मुश्किल जगह होगी, आसान होगी, आप उधर खड़े होंगे। यकीनन इन्होंने भी ऐसी सहाफत सीखी होगी, मैं उम्मीद करता हूं। तो मुझे तो जो सहाफत का बुनियादी असूल पता है कि जब आपके पास खबर आती है आप उसके सबूत पहले हाथ में करते हैं, आप अदालत में सच्चे साबित हो सकें, आप वो तमाम कवायद पूरे करते हैं, फिर आप खबर करते हैं। उन्होंने ये खबर की है, मैं ऑफिशियली उनसे तकाजा करता हूं कि वो सबूत सामने ले आए, बल्कि हमारे लिए और हजीमत होगी ना, ये हमें इन अलकाबात से नवाजती हैं तो हमें ये सबूत दे दें, नहीं देती तो जिस तरीके से ये हमारी बहन मोहतरम है, मेरे लिए ये भी मोहतरम है, ये एक औरत है, मैंने कभी औरत होने के नाते उनसे बदतमीजी नहीं की, ना कभी करूंगा, क्योंकि हमारा ना मजहब सिखाता है ना हमारी सोसाइटी सिखाती है। मेरी वो बड़ी बहन है, मेरे लिए मोहतरम है, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि जब वो खातून अव्वल के बारे में गाली गलोच लिखती हैं या उनके सियासी आका लिखते हैं तो हमें तकलीफ होती है और हम उसका जवाब देंगे। तो अगर इनके पास कोई सबूत है तो जरूर लाएं, ये मैं तकाजा करता हूं कि जरूर लाएं, बगैर सबूत के ये काम नहीं करें। अच्छा, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि एहसास प्रोग्राम में आप भी रजिस्टर्ड हैं, मैं भी रजिस्टर्ड हूं, लोगों को ये पता नहीं है। अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास पूरे पाकिस्तान के हर शहरी का डाटा है, आपका, मेरा, आपके चैनल के ओनर का, सबका डाटा है। जो 100% एक्यूरेट है वो तो खुदा की जात है और उसके बाद हमारा कुरान करीम है। इंसानों की बनाई हुई चीजों में गलती होती, इसमें भी कोई इक्का दुक्का गलती हो सकती, दूर करेंगे जो होगी, लेकिन अल्लाह के रहम से बहुत ही नियर टू एक्यूरेसी हमारे पास डाटा है तमाम लोगों का। वो एहसास में इसलिए उनको नहीं मिलते कि हम नीचे थ्रेशोल्ड रखते हैं ना उसका, बहुत नीचे वालों को कवर करते हैं। अब हम इसमें ज्यादा पैसा डाल रहे हैं इस स्पेसिफिक चीज के अंदर, और इसमें हम आपको आपके घर पे कार्ड देंगे, आपकी सफेद पोशी बरकरार रहेगी, आप अपने उस कार्ड से जाके शॉपिंग करेंगे। ये कोई आपको भीख नहीं दे रहा, रियासत आपकी रियासत है, आपका हक है उस रियासत के ऊपर। सिर्फ इन अमीरजादों का हक है जो अरबों रुपए के कर्जे लेके माफ करवा जाते हैं, आपका भी हक है उसमें। अगर कोई सहाफी है वो कम उसकी तनख्वाह है, उसका भी उतना ही हक है, ये कोई भीख नहीं मिल रही। ये जैसे पूरी दुनिया के अंदर फूड स्टैंप्स हैं, सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम है, बरतानिया में तो लोग बड़े फख्र से लेते हैं, यहां क्यों नहीं लेंगे? जो रियासत दे रही है आपका हक है, आपको लेना चाहिए, उसमें सफेद पोशी की कोई बात नहीं। हाँ, गलत ना लें, जैसे ज़कात आप पे वाजिब नहीं तो आपको नहीं लेनी चाहिए, बैतुल माल की चीज के लिए आप क्वालिफाई नहीं करते तो आप किसी यतीम का, किसी गरीब का हक ना लें। लेकिन जो हक आपको स्टेट दे रही है, हाँ, अगर आप 10 लाख कमाते हैं और आप एक 30,000 वाले बंदे का हक लें इस स्कीम में भी तो वो गलत है। लेकिन अगर आप कमाते ही 40,000 हैं या 30,000 हैं और आपको गवर्नमेंट देती है तो आपका हक है, बड़ी शान से जाके लीजिए, आप बड़े एहतराम से लीजिए, आपका बनता है। तो इसमें तमाम लोग रजिस्टर्ड हैं।
ہم نے صرف اب تھریش ہولڈ اس کے پہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ منیمم کتنی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ منیمم کتنی تنخواہ کے ساتھ کسی کو مہنگائی بہت ہے. آف کورس مہنگائی تو لاکھ روپیہ کمانے والے کو بھی افیکٹ کرے گی، 2 والے کو بھی. جو 5-10 لاکھ کمائے گا اس کو کم افیکٹ کرے گی، لیکن جو بیچارہ 20,000 کمانے والا ہے، 30-40، اس کو مہنگائی سب سے زیادہ افیکٹ کرے گی. تو پہلے ان کو پروٹیکٹ کریں گے اور پھر اوپر جائیں گے. تو یہ ہمارے پاس سب کا ڈیٹا ہے اور انشاءاللہ اس میں ہم پروٹیکشن کریں گے. چاچا کربان صاحب جی پچھلی باری تو سوال رہ گیا سی اس واری. ہاں کرو سر. سر ایسی ہے کہ آپ نے مہنگائی کا بڑا تفصیل سے ذکر کیا اور وہ یہ بھی بتایا کہ اس وجہ سے یہ چیزیں ہوئی ہیں، لیکن آپ لوگ یہ چیز نہیں بتاتے کہ مصنوعی مہنگائی کا جو مصنوعی مہنگائی ہے اس کے چیک اینڈ بیلنس کے آپ لوگوں نے کیا کرایا؟ جب تک نہ کوئی اے سی نکلتا ہے، نہ کوئی ڈی سی نکلتا ہے، نہ یہاں سے 10 قدم کے فاصلے پر صبح میں ڈانس شروع ہو جاتا ہے اور اتنا برے اثرات